सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2024 के दौरान करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। बरामदात में 4% का इजाफा होने की वजह से करंट अकाउंट बेहतर हुआ। रवा माली साल 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2013 के बाद मौजूदा करंट अकाउंट में बड़ा सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट फरवरी 2015 में 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा था। तो ये हम देख रहे हैं 2013 के बाद ये अब सबसे बड़ा जो इस वक्त हम सरप्लस देख रहे हैं वो इस साल हुए। दूसरी जानिब अवाम के लिए एक बुरी खबर ये है कि ओगरा की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए गैस कीमत में 8.71% इजाफे और सुई सदर्न के लिए 25.78% इजाफे की मंजूरी दी गई है। यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 25%, जबकि पंजाब और केपी के सार्फिन के लिए 8% इजाफे की मंजूरी दी गई है। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 24-2025 के लिए मांगा गया और इसकी वजह गुज़श्ता साल की रेवेन्यू शॉर्टफॉल करार दिया जा रहा है। अब हमारा सवाल ये है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुआशी तौर पर जो आशार हैं वो तो हमें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इसके असरात हैं क्या वो आवाम तक मुंतकिल हो रहे हैं? चूँकि अभी हम देख रहे हैं गैस की कीमतों में भी इजाफा है, तो रिलीफ कहाँ से मिल रहा है हमें, इस पर बात करते हैं। आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। एहतशामुल हक साहब हैं, ज़ाहिर शाह शराज़ी साहब हैं, हमाद रुहेरा है हमारे साथ इन हाउस पैनलिस्ट में, जबकि आज हमें चौधरी अकमल साहब माहिर मईशत हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस ये कितना हौसला अफजा खबर है? हम देख रहे हैं कि इसकी जो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये एक तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन आम आवाम तक आप समझते हैं उसका इम्पैक्ट पहुंच रहा है या उसका शिफ्ट हो रहा है, जो इसके असरात हैं? देखिए, करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात की जाए तो उसमें उसका डायरेक्टली आवाम के फायदे या नुकसान से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये बात है कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जो पहले हमारे काफ़ी नीचे की सतह के ऊपर आ गए थे, एक वक्त में 5 बिलियन के ऊपर भी आ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तकरीबन 16 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुँच चुके हैं। और इसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, नो डाउट इसमें हमारी जो ट्रेड परफॉर्मेंस है, यानी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट की, वो तो अपनी जगह पे है। जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन जुलाई से लेके अगर मैं नवंबर तक की बात करूं तो 12.16 थी लास्ट जुलाई टू नवंबर, जो इस मरतबा बढ़ के 13.69 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। इसी तरह इंपोर्ट जो है वो भी 21.5 बिलियन से बढ़ के 22.34 बिलियन हुई है। नतीजा ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 9.34 बिलियन था पिछले साल 5 माह के दौरान, जो अब जो है वो 8.65 बिलियन डॉलर है। तो तकरीबन इतना ही हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है जितना हमारा इस वक्त ट्रेड अकाउंट सरप्लस में है, मतलब पिछले साल के मुकाबले में। वैसे तो ट्रेड डेफिसिट ही है, तो इसी वजह से जो है वो आप देखें कि हमें उसमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेस में जो इजाफा हुआ है ना, वो बहुत ही हौसला अफजा है। ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं आपको तो लास्ट ईयर 5 महीनों के दौरान 11 बिलियन डॉलर का हमें जो है वो बाहर से जो आई थी रेमिटेंसेस वो, और इस मरतबा जो है वो हमें 14.76 बिलियन के करीब आ गई। तो तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर का सिर्फ इस एक जो 5 महीने जुलाई से लेकर नवंबर तक यहाँ तक का इजाफा हुआ है। और एवरेज जो हमारा इस वक्त मंथली जो रेमिटेंसेज है दैट इज 2.9 बिलियन, जो पिछले साल जो है वो 2.5 बिलियन थी। तो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस ने किया है, और इससे जो असरअंदाज होगा, उससे जो असर आना चाहिए वो सबसे पहला असर आना चाहिए डॉलर के रेट के ऊपर। डॉलर का रेट जो है ना वो नीचे आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, और यही वजह है कि डॉलर का रेट नीचे ना आने की वजह से जो है वो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो रील जो है वो 210 रुपए है तकरीबन एज पर स्टेट बैंक कैलकुलेशन। तो डॉलर जो है ना वो 210, 12, 15 के लगभग इस वक्त तक जो है ना वो होना चाहिए था। और अब तो जिस
सतह के ऊपर हमारे रिजर्व्स आ चुके हैं, तो उसके बाद जो है न जाने क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑल्दो कि मेरा इकोनॉमी से वास्ते पड़ा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या साइकी है हमारी, कि हमारे यहाँ उल्टी गंगा ही बहती है। मतलब अब जब हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं तो हमारे डॉलर को नीचे आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जिस वक्त हमारा जो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो दुनिया की मार्केटें स्टॉक की नीचे जाती हैं, हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी। अब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा कि ये जो बहुत ज्यादा जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी वो उस तरीके से नहीं जाएगी। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है। अगर इसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं कि अगर इस वक्त यूएसए का या यूके का इंटरेस्ट रेट 15% कर दिया जाए तो वहां की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगी। मतलब इस हद तक जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर गया था और स्टॉक मार्केट हमारी फिर भी ऊपर जा रही थी। तो इन सब चीजों के पीछे वजूहात हैं, अनासिर हैं जिनको जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें जो आर्टिफिशियल इम्पैक्ट है उसको हमें जो है वो खत्म करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन स्टॉक मार्केट की ही को एग्जांपल दूं, जो उसमें इतना बलून है, अब ये पैसा जो है ना वो हो क्या रहा है, या बैंक्स में चला जाता है या बैंक से निकलते तो प्रॉपर्टीज में चला जाता है, प्रॉपर्टीज से निकल स्टॉक मार्केट में चला जाता है, या डॉलर में चला जाता है, या गोल्ड में चला जाता है, इंडस्ट्री में नहीं आ रहा पैसा। ये हमारा सबसे, और यही वजह है कि आपको जो इस वक्त सारे इशारे बहुत ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें आपको बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि हमारा जो भी सरमाया है ना वो इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। अगर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें तो आवाम का भी फायदा होगा, तो रोजगार के ऊपर भी जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। वो पैसा जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बैंकों में चला जाता है, कम करते हैं तो स्टॉक में या प्रॉपर्टी में आके लग जाता है। अब इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा ज्यादा लगा हुआ है चूंकि जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर दी है और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई है, तो अब लोग प्रॉपर्टी से निकाल के पैसा जो वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो रियल जो हमारी मसाइल हैं उनकी तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि चीजें जो बेहतरी की तरफ जाएं। ठीक है एहतशाम साहब, मुआशी आचार्य आपने चौधरी साहब को भी सुना है कि वो तो दुरुस्त हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो कहीं ना कहीं इसके बरक्स दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कह रहे हैं कि अगर बढ़ाएंगे तो मामला कुछ बेहतर होंगे। अब जब वही बात हम करते हैं कि अवाम तक उसका फ़ायदा या इन्वेस्टर्स तक उसका फ़ायदा शिफ्ट उस तरह से नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हमें वजूहात समझ में नहीं आती। देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे जो सवाल आपने इनिशियली दिया था ना उसमें तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो कहा जाता है ना सीधा सीधा कि सस्टेनेबल एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट, ये बज़ वर्ड है। जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे हो गया, सरप्लस कैसे हो गया, तो ये बुनियादी तौर पे ये इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ का फ़र्क है कि कितना पैसा आप बाहर से लेके आते हैं या बाहर से आता है, कितना बाहर चला जाता है। तो उस हवाले से तुम कह सकते हैं कि ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ठीक है, ये 729 मिलियन डॉलर का सरप्लस हो गया। लेकिन जिस रफ्तार से पैसा जाता रहा स्टॉक मार्केट में से, हमने याद है कि 7-8 महीने पहले तो 250-300 मिलियन डॉलर भी चला जाता था 2-2 महीने बाद, और फिर अब सूरत हाल बेहतर हुई है तो स्टॉक मार्केट में और उसके बाद आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इस तरह अगर आप ट्रेड डेफिसिट को देखें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कितनी हौसला बात नहीं है, अभी भी 10.8 बिलियन डॉलर का वो है। अब सवाल जो आप ओरिजिनली पूछ रहे हैं आवाम के कॉन्टेक्स्ट में, हमने देखें असल चीज़ है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है ना तो ये आम आदमी पे इफेक्ट आता है। अब क्योंकि थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से हमें रिलीफ मिल रहा है इसलिए कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट है ना उसमें कमी वाक़या हुई है। एक लिहाज से भी परेशान कुन बात है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी इस हवाले से हुई नहीं। IPBs के मामले में प्रेशर आया तो उन्होंने कहा जी कम इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ आप देख लें कि ये जो कहा जाता है ना कि जी जो लग्जरियस गुड्स हैं या वो चीज़ें जिनका बनाने का मंगवाने का फ़ायदा नहीं है उनकी इंपोर्ट कम कर दी जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ट्रेड डेफिसिट तो चलें ठीक है, जिस तरह है करंट अकाउंट डेफिसिट बाहर से पैसा आता जाता है, इसमें आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो मेरा ख्याल है असल चीज़ जो है ना जिसकी तरफ चौधरी साहब भी इशारा कर रहे हैं आमना, वो ये है कि जब आप ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि आम आदमी तक समरात पहुँचे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो, सरमायाकारी हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोग इंडस्ट्री लगाएँ। जो अभी तक उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि कोई इतना खातर खा इजाफा हुआ है या ये कि लोगों को इनकरेजमेंट मिल रही है।
ठीक है, स्टॉक मार्केट वो एक ही तरह का बैरोमीटर है। बहुत सारे लोग उससे इख्तलाफ भी करते हैं कि जी ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर हम यही देखते हैं कि उसकी बुनियादी वजह यही है कि IMF से जब आप क्लीन बिल ऑफ हेल्थ आपको मिल जाता है तो स्टॉक मार्केट हो, बाहर के बैंक्स हों, बायलैटरल क्रेडिटर हों, उनको लगता है कि उनका पैसा सेफ है तो लोग आना शुरू कर देते हैं, तो एक बिज़नेस एक्टिविटी किसी हद तक शुरू हो जाती है। लेकिन असल बात यह है कि जिस अंदाज से हुकूमतें अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, बजट बनाती हैं और फिर जो फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव देती हैं और बीच में ब्रेक लगा देती हैं, रोक देती हैं, अगली दफ़ा को और बजट बनाएगा तो वो उसमें से इंसेंटिव लेकर निकल कर चले जाएंगे, तो उस नतीजतन फिर क्या होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में डेंट पड़ता है। तो सवाल हमारे कॉन्टेक्स्ट में यही आमना, ये बज़ वर्ड हैं सारे, डेफिसिट कम हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट कम हो गया, लेकिन असल चीज़ है कि ग्रोथ। देखिए ग्रोथ रेट पिछले एग्जैक्टली अगर आप मुझसे पूछें तो 9 और 10 सालों से आमना ग्रोथ रेट 2 और 3% के दरमियान चल रहा है। और 2 और 3% जब आपकी ग्रोथ होगी, GDP ग्रोथ होगी, आपकी आबादी का तनासब इतना यानी 25 करोड़ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें आप नहीं समझती कि कोई जॉब क्रिएशन होगी, गुर्बत का खात्मा होगा, लोग इस तरफ आएंगे। तो मेरा ख्याल असल चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट को ल्योर करें, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी हो और लोगों को जो डेफिनेटली और जो बनता है उनका रिलीफ, फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव उनको दिया जाए ताकि लोग आएँ। देखना हमारे क्या कहते हैं पड़ोस में देख लें और जिस अंदाज से हमारे रीजन में देख लें, क्यों लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं कि वहाँ पर आप देख लें रूल रेगुलेशन है, कंटिन्यूटी है और टैरिफ्स गैस के भी, बिजली के भी और कम है, और फिर एक छत के नीचे सब लोगों को जो है ना वो सहूलतें मिल जाती है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस तरफ आना चाहिए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पिछले 30-32 सालों से रो रहा है, पीट रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट आती नहीं इस मुल्क में। असल बात है गवर्नमेंट तो ब्रोक हो गई है, पैसा आएगा बाहर से, इन्वेस्टमेंट होगी या लोकल इन्वेस्टर शुरू करेगा तो उसको देख के लोग आएंगे। तो अभी तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही आमना जितनी रफ्तार से लगनी चाहिए। शाह साहब की जानिब चलती हूं मैं, लोग पढ़ के निकलने जॉब ही नहीं है। ठीक शाह साहब, ये अब हम स्टॉक मार्केट से भी अच्छी खबरें सुन रहे हैं, फिर जिस तरह से आज हमने करंट अकाउंट से प्लस ये खबर भी सुन ली, अगेन वही बातें आ जाती हैं कि हम लोग जब यहाँ देखते हैं कि महंगाई के जो स्पीड है या महंगाई की जो इस वक्त शरह थी उसमें भी कमी हुई है, लेकिन साथ ही साथ जब एक आम आदमी से बात की जाए तो वो यही पूछता है कि रिलीफ कहाँ पर मिल रहा है। ओगरा गैस की कीमतें बढ़ाने जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की भी हमने देखा कि चेंज होता रहता है जो मामला वहाँ पे चल रहे हैं। महंगाई अगर देखी जाए तो उस तरह से वो भी असरात नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो दुरुस्त आशारी है या जो कहा जा रहा है कि इकॉनमी राइट पाथ पे है, ये आम आदमी तक कब इसको जो उसके असरात है वो नज़र कब आएंगे? देखिए मेरे ख्याल में इससे पहले शाहिद साहब ने जैसे कहा और फिर एहतशाम साहब ने भी बात की, हाइपोथेटिकल फिगर्स और आपकी जो फिगर्स की जगलरी है ना वो चलती रहेगी। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अजीब किस्म का मुल्क है जहाँ जब हमारे जो है वो उल्टी गंगा बह रही है। और जो एक बात उन्होंने बड़ी की, मैं उस पर ज़रा ज़रूर बात करूँगा, फिर मैं आपका प्राइसेस की तरफ भी आता हूँ। वो आपके डॉलर की प्राइस में कमी क्यों नहीं आ रही डिस्पाइट डेट का आपके फिगर्स इतने ऊपर चले गए। और आप बार बार बात भी करेंगे, रेमिटेंसेज आ गए, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई, ओवरऑल जो है आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ। मैं ये समझता हूँ कि आपके यहाँ पैरेलल जो इकॉनमी है वो शायद पाकिस्तान के अंदर तमाम मईशत को डबोने का एक बड़ा हाथ है। और आपका जो हुंडी मैकेनिज़्म है, आपकी जो इलीगल डॉलर की पाकिस्तान के अंदर आमद है, और आप फिर देख लें आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स कारोबार करने की बजाय दे आर वो रिलाइंग ऑन द ब्लैक मार्केट। और जितनी लेन देन हो रही है आप देख रहे हो तकरीबन ब्लैक मार्केट के अंदर हो रही है। प्रॉपर्टी की बात हुई तो प्रॉपर्टी इस वक्त जो डीलिंग हो रही है, जाहिर बात है इवन आपके स्टाम्प पेपर्स के ऊपर आप अरबों और करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बाकायदा ट्रांसफर्स होती नहीं है। तो देखिए पैसा मूव हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि डेड इकॉनमी है, पैसा जा रहा है प्लॉट्स के अंदर, प्लॉट से आता है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में जाता है बैंक में। अब जाहिर बात है कि बैंक का आपने प्रॉफिट रेट कम किया, लोग पैसा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर ये है कि आपका जितना बिजनेस होगा वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रहा, बल्कि इलीगली जो है वो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है जो कि चल रहा है। दूसरा देखिए आपके जो पोरस बॉर्डर है, चाहे वो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, चाहे वो पाक अफगान बॉर्डर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज आते हैं रोज जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे ख्याल में जितना इलीगल कारोबार इस बॉर्डर का हो रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो इलीगल डॉलर आ रहा है उसकी वजह से आपकी इकॉनमी ऑलमोस्ट बैठ चुकी है। आप इसको अब जिस तरीके से भी रेगुलेट करना चाहें, लेकिन इसके अंदर तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपके माफियाज तक इस चीज़ सिस्टम के अंदर इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं।
मेरे ख्याल में इसी वजह से शायद आम आदमी तक ये चीज़ नहीं पहुंच रही। बाकी आपने बात की जी ऑयल ओगरा के प्राइसेस की कि बलूचिस्तान और सिंध के लिए अलग टैरिफ है, केपी और पंजाब के लिए अलग होगा। आज एक बड़े मज़े की चीज़ आपको मैं ऐड करूं, वो सूबे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क की इकॉनमी के अंदर, इस मुल्क में गैस, बिजली और कह सकते हैं कि ऑयल के मद में शायद उन्हीं के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन जा रहा है। आज एक ब्रीफिंग हुई यहाँ केपी के अंदर जिसमें केपी के शेयर की बात की गई कि जी खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो 30,000 BBTU जो है इस वक्त पैदा कर रहा है ऑयल, और वो जो है ना तकरीबन 42% जो है वो अपनी पाकिस्तान की जो फुल प्रोडक्शन है उसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। अगर फिर देखें इसके बाद आपके पास जो 800 टन तक वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 40% आपके मुल्क की इकॉनमी के अंदर वो सपोर्ट करता है। तो इसके बावजूद अगर आप बलूचिस्तान को देखें, यहाँ हम बात बार बार करते हैं कि कंट्रीब्यूशन और उसके यूजेज और उसके बाद उसके ऊपर बर्डन, आप इस वक्त गैस के हालात देखें, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर गैस की जितनी लोड शेडिंग है, पूरे दिन में 2 घंटे गैस है नहीं। आपकी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स करना शुरू हो गई है। तो आप किस तरीके से आप जो है वो इकोनॉमिक बूम की बात करते हैं? बेशक आपने एक जगलरी ऑफ फिगर्स है, आप उसको बड़े टैक्टफुली जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो आर्टिफिशियली जिस तरीके से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, मेरे ख्याल में वो मुल्क की इकॉनमी को आप देखेंगे 6 महीने बाद मजीद जो है वो नुकसान की तरफ लेके जाएंगी। जी हमाद, आपकी जानब आते हैं। हमाद, ये जिस तरह से अभी शाह साहब ने जो नुकता उठाया, मैं इसी को आगे लेके चलना चाहूँगी। जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि सूबों में एक वो देख रहे हैं कि शेयर जो जब की बात आती है वहाँ पर जो एक तकसीम दिखाई दे रही है, इससे जो रद्द अमल है वो उसको भी हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर लेना चाहिए। बहुत सी बातों सॉरी, मैं एक बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप बात दें जी हमारे आमना इजाज़त दे मुझे बोलने की। ये अभी बात हुई, अफगानिस्तान की बात हुई। देखिए, मैं आपको एक खबर के तौर पे बता सकता हूँ आमना कि $45 मिलियन हर हफ्ते ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे अफगानिस्तान को अमेरिका दे रहा है। $45 मिलियन। और ये आप देख लें कि $2 बिलियन से सालाना बनता है। और आप देख लें, लोग कहते हैं कि अफगानी करेंसी स्टेबल की है, $2 बिलियन उनको मुफ्त में मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है और पैसा उनको दिया जा रहा है। वो हमारे खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जी सॉरी, चले जी हमाद। जी मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातों को हमें याद रखना चाहिए, सूबों की बातों को भी याद रखना चाहिए, पार्टियों की बातों को भी याद रखना चाहिए, हम खुद भी जो बातें करते थे उनको भी याद रखना चाहिए। कुछ अर्सा पहले, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तक भी बहुत ज्यादा बात होती थी कि खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालिया हो रहा है, श्रीलंका बन रहा है, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हमें कम से कम थोड़ा सा सुख का सांस जरूर लेना चाहिए, शुक्र करना चाहिए खुदा का कि ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इन फिगर्स को सामने रख के खुशियां मनाना शुरू कर दें या इनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, वो भी नाइंसाफी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको ड्यू क्रेडिट नहीं देंगे तो वो भी मेरे ख्याल से बददियानती कहलाएगी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि करंट अकाउंट सरप्लस में आता कैसे है उसके बारे में भी हम थोड़ा लोगों को बताएं कि करंट अकाउंट सरप्लस, पहली बात तो ये बल्कि बताएं कि ये जो सरप्लस है ये महाना सरप्लस है, सालाना सरप्लस नहीं है। महाना सरप्लस से कोई बहुत बड़े चेंज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इस तरीके से तो आप डेली लेवल पे भी इसको कैलकुलेट करने लगे, जो कि फिगर्स निकलती हैं, तो आपको ज्यादा फिगर भी शायद नजर आए कि पिछले 20 सालों का भी रिकॉर्ड टूट जाए। अगर आप डे टू डे में जाएंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। बहरहाल मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि सरप्लस में आते कैसे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में को कैसे बेहतर रखा जाता है, उसके लिए 3 मेन एरियाज हैं, जिसकी तरफ सबसे पहले तो चौधरी साहब ने भी जिक्र किया तिजारत का, कि तिजारत को देखा जाता है, ट्रेड को देखा जाता है। इसके अंदर देखा जाता है कि विजिबल ट्रेड जो है, जिनमें गुड्स आ जाती हैं, अशिया आ जाती हैं, वो कैसी जा रही हैं हमारे मुल्क की। इसी तरीके से इनविजिबल ट्रेड भी आ जाती है, जिसमें जिनको सर्विसेज कहते हैं, खिदमात कहते हैं। इनको मेजर करने के लिए एक्सपोर्ट्स अगर देखें, जैसे सर ने बताया, हमारी एक्सपोर्ट्स 11% बढ़ी हैं, उसकी निस्बत हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 5% बढ़ी हैं। तो एज ए ले पर्सन हम सोचते हैं, बल्कि सुनते आए हैं, बड़ों से सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि हमारी इकोनॉमी तो वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और उसके मतलब समझाते हुए हमें ये कहा जाता है कि हमारी हर चीज इंपोर्ट से जुड़ी है, यहां तक कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट से जुड़े हैं, कि हम $1 की जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी 50-60 सेंट के इंपोर्ट आइटम्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह हुई कि हमारी इंपोर्ट्स नहीं बढ़ी? क्या हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है यहाँ पर इंपोर्ट्स की? क्या हमारी डिमांड खत्म हो गई है? क्या हमने अपने मुल्क में कोई नेमुल बदल दे दिया है लोगों को इंपोर्ट ना करने में? क्या रीजन है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स नहीं बढ़ी और हमने एक्सपोर्ट्स को रोका है? अगर मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को सामने रखूं और उसकी वजह से उसको सामने रखते हुए जवाब ढूंढूं, तो मुझे ये नजर आता है कि हमने कानूनी पेचीदगियां और इंतजामी पेचीदगियां इतनी बना दी हैं कि इंपोर्टर्स डिस्करेज हो गए हैं। LOC खुलवाना, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाने के लिए भी इतना वक्त लग जाता है कि लोग अब इस तरफ आते नहीं। दूसरी तरफ ये कि अगर कोई शख्स यहाँ से
बाहर कोई सामान भेजता है और वहां पर अगर उसकी पेमेंट डिले हो जाती है या उसके साथ कोई धोखा हो जाता है तो यहाँ पर हुकूमत उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देती है कि तुम्हारी वहां तो चोरी हुई है, वो नुकसान हुआ है वो अलहदा, उसके ऊपर तुम हमें भी सजा, यहाँ पर भी तुम सजा काटो। तो ये जो चीजें हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट को हमने, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियली रोका हुआ है। दूसरी चीज जो देखी जाती है वो नेट इनकम देखी जाती है, प्राइमरी सोर्स उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसकी अर्निंग है कि वहां से कोई चीज हमें आ रही है, इससे पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रेमिटेंसेज आ रहे हैं। सही 46% हमारे रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है, बड़ा खुशाइन फिगर है। मेरे ख्याल में पीटीआई बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिविल नाफरमानी का इसी सिलसिले में उन्होंने कॉल दी है कि हम फॉरेन रेमिटेंसेज को रोक देंगे। करंट ट्रांसफर जो हमें किसी मालियाती इदारे ने मदद की हो वो भी इसके अंदर आ जाता है। हमें पता है कि IMF के साथ हमारी अबूरी हुकूमत ने भी मुआहदा किया, हमारी करंट हुकूमत भी इसको आगे लेकर चल रही है। इन तमाम चीजों के पेश नजर हमें जो ब्रीदिंग स्पेस मिला है वो ये है कि पहले जहां हमारे फॉरेन रिजर्व 1 माह से भी कम के थे, जिसको तमाम इकोनॉमी की इमरजेंसी कहते थे, उस सिचुएशन से हम निकल आए हैं। अब इस वक्त बताया ये जा रहा है कि हमारे फॉरेन रिजर्व 2.5 माह के आसपास है और जो आगे मजीद बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। आखिर ये 3 लाइनें कह दूं आपकी इजाजत से, जो आपका सवाल है कि इसका अवाम को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा है। कानून साजों ने अभी चंद दिन पहले कानून साजी की है, जिस इदारे में 76,000 तनख्वाह थी, अब मिलियंस में तनख्वाह दी जा रही है उनको, कानून साजों को। इसी तरीके से आप असिस्टेंट कमिश्नर्स को देखें, मुख्तलिफ सूबों में उनको डबल कैबिन डाले दिए जा रहे हैं। मेरे शोबे में बात करें तो जब सबसे ज्यादा फाइनेंशियली एक्सपोज और वल्नरेबल तबका है जजेस का, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। अगर आप चाहती हैं कि 30-35 हजार वाले बंदे की भी लिए कुछ किया जाए तो फिर वो आपकी और मेरी खाम ख्याली है। चलें, बहुत ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही मेरे मुंह की बात भी छीन ली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, हमारी एक और अहम स्टोरीज पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। गजा पर इजरायली बमबारी में 24 घंटों के दौरान मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त हम देख रहे हैं कि कतर और इजिप्ट ये एक सालसी का किरदार अदा करें। इस वक्त इजराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर के एक डील के हवाले से काफ़ी उम्मीद पाई जा रही है। ऑप्टिमिज्म का इजहार जो है वो US और इजरायली मीडिया भी कर रहे हैं इस वक्त। हमास ने कहा है कि कतर की जो सालसी में संजीदा और मस्बत मुज़ाकरात हुए, इजराइल ने मज़ीद शराइत आयद ना की तो जंगबंदी मुआहदा हो सकता है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया कि हमास ने गजा की पट्टी से इजरायली फ़ौज के मुकम्मल तौर पर इनखला का अपना मुतालबा वापस ले लिया है, जिसे मुआहदे की राह में एक अहम रुकावट समझा जाता है। दूसरी जानिब खबरों के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के सिलसिले में इस वक्त इजिप्ट में है, जबकि इजरायली हुकाम के मुताबिक दोहा में मुज़ाकरात का महवर अमरीकी सदर जो बाइडन के 31 मई के फॉर्मूले के मुताबिक जंगबंदी और कैदियों की रिहाई है, जो हॉस्टेजेस कहा जा रहा है, जो कैप्टिव्स हैं, वो दोनों जानिब से रिलीज़ किया जाए। अब ये सवाल कि हम किन शराइत पर, या पहली बात तो ये कि क्या ये डील जो कह रहे हैं कि क्लोजर देन एवर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, काफ़ी करीब है डील के, क्या ये हो जाएगी कामयाबी से, कितने चांसेस हैं, किन शराइत पर डील हो सकती है, और जो वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है उस दावे में कितने हकायक हैं, इस पर बात करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मामले को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अब शायद पीस डील हो जाए, सीज़ फायर हो जाए इस मामले में, क्योंकि अभी हमने देखा कि UN की जो एक और उन्होंने करारदाद इस हवाले से पास की है सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास में, जिस पे हमने देखा कि 172 ममालिक का इस हवाले से वोट आया था कि यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए, एक्सेप्ट US एंड इजराइल अगेन। देखें आमना, मेरे ख्याल में जो अहदाफ बड़ी हद तक इसराइल हासिल करना चाहता था वो हासिल हो गए, चाहे वो गज़ा था, चाहे वो रफ़ा था। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से लबनान के अंदर वो तमाम बकौल इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन के जो उनके मुखालफिन थे, नेक्सस थे, ख़ास तौर पर जिनको बकौल इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन और सभी ईरान किसी तरीके से फंड करता रहा है, रशिया फंड करता रहा है, वो तकरीबन मेरे ख़्याल में गज़ा की 1 साल की जंग में वो ने हासिल कर ली है। और सबसे जो बड़ा हम कह सकते हैं कि जीत इस वक्त, जैसे कि नेतन्याहू ने खुद अनाउंस की कि शाम में तकरीबन हरमन के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक पहुँच गए। तो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितने इलाके इसराइली जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान था इसराइली था, या आप ज़ायनिस्ट एक्सपेंशन प्लान करें, उसके मुताबिक वहाँ पे इसराइली फ़ौज काबिज़ हो गई और मज़ीद वो इंट्रूट करेगी। अब तकरीबन 40 किलोमीटर वो दमिश्क से बैठ गई है, तो मेरे ख्याल में शाम को भी बहुत सारे वो इलाके जो कि वो पार्ट ऑफ द वो उनके एक लार्जर ग्रेटर इसराइल का एक फार्मूला था, उसके मुताबिक वो पहुँच चुके हैं।
अब बात करते हैं जनाब कि इस वक्त क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जो इर्द गिर्द के ममालिक कहते हैं कि तुर्की के अपने इंटरेस्ट हैं, इजिप्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, मेरे ख्याल में वो उसको उन अहदाफ को हासिल करने के लिए वो अपने एजेंडे पे आगे काम करेंगे। दूसरा, इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस का जो अपना एक रोल रहा है वो हमेशा से एक रिडेंडेंट बॉडी का रहा है, जो कि गजा के अंदर बावजूद इतनी रेजोल्यूशंस के, बावजूद इतनी जो है वो डिमांड्स के, वो जंगबंदी नहीं करा सकी। वो तकरीबन 40-50 हज़ार से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों और नॉन कॉम्बेटेंट्स की अमवात को नहीं रोक सकी। तो मेरे ख्याल में इसके बाद अगर आप कहेंगे तो अब इसलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, जंगबंदी इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए क्योंकि इंसानी जाने ज़ाया हो रही हैं, और इस वक्त इसराइल जिन लोगों को बॉम्ब कर रहा है, चाहे वो आप लबनान के अंदर कहें, चाहे वो आप गजा के बेल्ट में कहें, चाहे आप रफा में कहें, चाहे आप इवन जो है वो शाम के अंदर कहें, तो वो लोग हैं जो कि ना लड़ने वाले लोग हैं, नॉन कॉम्बेटेंट है। तो आप जंग उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बेचारे लड़ ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में जंगबंदी इसलिए भी होनी चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ हो शाम के लोगों को, लबनान के लोगों को, जिनके ऊपर जो है इतनी जो है वो एक्सेसिव बमबारी हो रही है। और मेरे ख्याल में जो कल बॉम्ब्स गिराए हैं आपने देखा, उससे तकरीबन आपके ने शामी नेवी को तबाह कर दिया, उसके बेसेस तबाह कर दिए। एक लिहाज से आपने पूरे मुल्क को जो है वो बर्बाद करके रख दिया। अब अगर आप बात करते हैं कि जी फ़लस्तीन और इसराइली स्टेट की, तो क्या होगा? आप एक टूटी फूटी फ़लस्तीन की स्टेट को अगर हासिल भी कर लेते हैं मुसलमान ममालिक जो कि बकौल उनके इस वक्त इस प्लान का हिस्सा है, तो क्या होगा? तमाम उम्र वो मांगते रहेंगे, तमाम उम्र उनके इमदादें देते रहेंगे, ना उनके पास बिजली है, ना पानी होगा, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने उनके तमाम इंस्टीट्यूशंस, इवन अस्पताल तक बर्बाद कर दिए। तो मेरे ख्याल में मुल्क की, दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई एक स्याह बाब होगा वो ये है। सही है एहतशाम साहब, लेकिन एक और चीज़ भी है ना, इसमें ऐड ऑन कीजिएगा कि क्या अगर डील हो भी जाती है, क्या गारंटी है कि इजराइल जो है वो जहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पाया जा रहा है उसको आगे लेकर नहीं चलता? क्योंकि वहाँ पे इसराइली जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि गजा पे उनका कंट्रोल रहेगा, मिलिट्री भी और वैसे भी। देखिए आमना, ये तो अब 14 माह की लड़ाई के बाद तो अब थोड़ी सी उम्मीद पैदा तो हो गई है कि जिस तरह आपने वाशिंगटन पोस्ट का भी जिक्र किया, और अगर मैं जिक्र करूं जॉन कर्बी जो वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि वो तो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, वी आर गेटिंग क्लोजर टू द डील, क्लोजर टू द सीज फायर, और साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चंद दिन की बात है, ये हो जाएगा मामला। और जिस तरह सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नेतन्याहू के बारे में शाम तक ये भी खबर थी कि वो अभी वहाँ पहुँचे नहीं है, मीडिया उनका बिल्कुल डिफरेंट बातें कर रहा है। अब ना एक चीज़ जो इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको कहती है, सारे डिफेंस एक्सपर्ट भी उनको कहते हैं कि इतनी तबाही करने के बाद भी आपने जो 90 हॉस्टेजेस थे, जिसमें 4 अमरीकी भी शामिल हैं, वो तो आप नहीं हासिल कर पाए। आपके अपने लोगों ने जलसे जुलूस इतनी बड़ी रैली निकाली है और आपको नाकाम करार दिया नेतन्याहू को। तो उस लिहाज से, फौजी लिहाज से तो ठीक है, आपने लोगों को मारा, नेथे लोगों को मारा, लेकिन आपने जिस तरह मिलिटरीली को अचीव करने वाली बात थी वो तो नहीं हुई। अच्छी बात इसमें यह है कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि हमास वाले जो है वो पहले प्राय शर्तें नहीं लगा रहे हैं, वो कहते हैं हम नहीं शर्त लगाएंगे, लेकिन इस हवाले से अब जो है ना इसराइल ने भी थोड़ा सा नर्म रवैया रखा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जी आने वाले दिनों में शायद ये मामला ठीक हो जाए। लेकिन ये इंटरलिंक्ड है हमने सीरिया के साथ भी, देखिए ना सीरिया में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रही है, वहाँ पे अब वो मैं देख रहा था कि जो हमने अपना यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एनवाय हैं वो तो कहते हैं कि जी सीरिया पे कि हम एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि जितनी इमदाद इकनॉमिक दी जा सकती दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ मसला है कि 2011 से सैंक्शन लगी हैं सीरिया के ऊपर, अमेरिका की भी, बरतानिया की भी, यूरोपियन यूनियन की, वो कैसे ख़त्म होगी? और उससे बड़ी बात यह आमना कि इस वक्त जो जुलानी साहब वहाँ पे सरबराह है, जो वो अब देखें अलकायदा वाले थे, अमेरिका उनके खिलाफ था, आज अमेरिका उनके साथ डील कर रहा है। तो अब क्या ये इंटरनेशनल जिहादी जो है उनके साथ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से गेज करेगी? एक मसला है मिडिल ईस्ट का नक्शा किस तरीके से बदलेगा। जो इनिशियली इसराइल अहदाफ चाह रहा था वो तो उनके पूरे हो गए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि वो सीरिया में अंदर तक आ गए हैं, और अब हमास वाले भी अपनी शरायतें नरम कर रहे हैं कि उनको भी बड़ा प्रेशर है कि बंदों को बचाया जाए। तो मेरा ख्याल अब देखना यही है कि ईरान का रोल मिनिमाइज़ हो गया, रशिया वहाँ से चला गया, तो अमेरिका जो है ना पूरा है, उसके साथ सऊदी अरब और टर्की अपने अहदाफ पूरे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली तो मुझे नहीं लगता कि ये सीरिया के लिए भी और हमास के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें वहाँ से आएंगी। बिल्कुल सही है हमाद, वही बात आ जाती है ना, फिर इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिर इजरायलियों की रही। और एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी एक बात की थी कि वो जंगें बंद करना चाहते हैं, जंगें ख़त्म करने के लिए आए हैं, या वो जंग शुरू ही ना होने देते। अगर इससे पहले उनका जो भी बयान आ रहा है वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस संभालने से पहले ये मामला जो है पीस डील या सीज फायर डील हो जानी चाहिए।
वरना सब अच्छा नहीं रहेगा। एक ये प्रेशर भी है कहीं ना कहीं, काफी प्रेशर है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि उम्मीद दोबारा बन रही है, उम्मीद लग रही है कि इस बार शायद सीज़फायर हो जाएगा। आप इनका लेबनान का मीडिया हो, उनकी बातें सुने तो ऐसा ही लगता है कि दोनों फ्रीकैन कोशिश कर रहे हैं करीब आने की, बात करने की, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राब्ते में है। इसी तरीके से कतर मीडिया को अगर आप देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि आने वाले गालबन 2 दिनों में ही कतर में एक पीस डील साइन हो जाएगी, सीज़फायर डील साइन हो जाएगी। इसराइल के अपने मीडिया को देखें तो वो भी तरदीद करता दिखाई नहीं दे रहा इन बातों की कोई खास। वो उल्टा ये कह रहा है कि हमास इस बार लचक दिखा रहा है अपने मुतालबात में। वो क्या लचक है, किस हद तक दिखा रहा है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि इससे पहले जो सीज फायर की एफर्ट्स थी वो कहां तक पहुंची थी और कहां तक पहुंच के किस वजह से नाकाम हुई थी, जो गालबन मई जून जुलाई के दरमियान में की गई। इसलिए हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किन किन मुतालबात में लचक दिखाई जा रही है। लचक जो एक सामने आ रही है, एक रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी, वो ये थी कि इसराइल ने इस बार रजामंदी जाहिर की है कि वो फलस्तीनियों को नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप पे आने से नहीं रोकेगा, जो कि वो पहले नहीं चाहता था। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात जहां आपने की, मैं भी कर रहा हूं, हिब्रू मीडिया की भी अगर आप देखें तो उन्होंने बताया है ट्रंप के बारे में, जैसे आपने बताया कि ट्रंप भी काफी सीरियसली रोल प्ले कर रहे हैं। टेलीफोनिक राब्ता हुआ है नेतन्याहू से, जिसपे हॉस्टेजेस के बारे में काफी डिस्कशन किया गया है। जैसे एहतशाम साहब ने फरमाया, हॉस्टेजेस का इशू बहुत संजीदा इशू है, बहुत कशीदगी इख्तियार कर चुका है इसराइल के लिए। काफी सारे मुजाहिरे हो रहे हैं और यहां तक नेतन्याहू से यह भी कहा जा रहा है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए अगर आप इन हॉस्टेजेस को वापस नहीं ला सकते। हमास भी समझता है कि ये वाहिद कार्ड है जो उसकी फेवर में जाता है इस वक्त, इसलिए ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि हमास क्या मानेगा, किस हद तक लचक दिखाएगा, कैसे रिलीज करेगा, किस स्टेज पे रिलीज करेगा और ये मामला कैसे अनफोल्ड होगा हमारे सामने। जहां ये तमाम ममालिक भी रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पर ये बात भी है कि अभी भी जारहाना कार्रवाइयां जारी हैं। अभी हफ्ते के रोज आप देखिए तो एक स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर बम गिराया गया, जिससे 7 लोग अपनी जान की बाजी हाथ धो बैठे हैं। अभी तक 45,000 लोग मर चुके हैं। अभी भी अगर सीज फायर नहीं होगा तो कब होगा? एग्जैक्टली हम ये देख रहे हैं। और जाते जाते हमाद का मैं इस पर भी टेक लेना चाहूँगी। अभी हम एक और बड़ा अहम इशू देख रहे हैं और वो ये है नाजरीन के सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी और रेगुलर बेंचेस में केसेस का दायरा इख्तियार का तनाज़ा हल नहीं हो सका। गैर कानूनी तामीरात के केसेस की समाअत के दायरा इख्तियार के बारे में जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी सवाल उठा दिए हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें चूँकि जो इबहाम पाया जा रहा है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? हमाद, देखिए, ये 26वीं तरमीम का सारा मामला ही ऐसा इबहाम से भरपूर मामला है। इस पर तो जितना शायद एक पूरा प्रोग्राम किया जाए तो वो भी कम होगा। इस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट की बात सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हर कोई यही बात कर रहा था कि सीनियोरिटी को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो उसकी वजह जरूर बतानी चाहिए। मैं भी सीनियोरिटी का बहुत कायल नहीं हूँ, सिर्फ इस वजह से कि कोई नौकरी में पहले आ गया है या कोई पहले पैदा हुआ है, यही एक वाहिद क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का। लेकिन जब आप किसी सीनियर को नजरअंदाज करेंगे तो आपको बताना जरूर चाहिए कि क्या वजह है कि उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और आपको क्यों मुंतखब किया जा रहा है। अगर सिंध के हाई कोर्ट के जो बेंच की बात की जाए, अगर मैं इसकी अपॉइंटमेंट्स आपके सामने रखूं तो बहुत दिलचस्प मामला है। टोटल 40 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, लेकिन तमाम की तमाम फिलहाल नहीं है। 28 जजेस काम कर रहे हैं। उन 28 में से 9 के ऊपर आईनी बेंच बनाया गया है और उन 9 में पहले सीनियर मोस्ट जो 8 जजेस हैं उनको नजरअंदाज किया गया है और जो जूनियर मोस्ट 8 जजेस हैं उनमें से 5 जजेस को सिलेक्ट किया गया है, तो जिसकी वजह से लोगों के जहन में काफी सवालात उठते हैं, इदारे के ऊपर सवालात उठते हैं। जुरिस्डिक्शन की जहां तक बात है, जो कहा जाता है कि बैकलॉग को भी क्लियर करेंगे ये हमारे आईनी बेंचेस। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं, इंडिया में जहां आईनी बेंचेस हैं वहां पर इस वक्त 544 कॉन्स्टिट्यूशन मुकदमा पेंडिंग है आईनी बेंच के सामने, जिनमें से सिर्फ 54 डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं और बाकी तमाम 434 मामला जो है वो कनेक्टेड मैटर्स हैं। ऐसे ही कनेक्टेड मैटर्स 199 के पिटिशंस में आया करते थे, हाई कोर्ट्स में आया करते हैं, जिसकी जुरिस्डिक्शन अब आईनी बेंच को दे दी गई है। 199 के तमाम मामला सियासी मामला नहीं होते, इनमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो आप लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, फैसलों के अगेंस्ट जाते हैं। एक चीज बताएं, ये जो कहा जा रहा है कि जी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन हुआ करेंगी और 1 साल के अंदर हाई कोर्ट के जजेस को फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज उनके लिए मुश्किलात होगी, तो आपको लगता है कि ये कोई अच्छा फैसला है? देखिए, मैंने यही अर्ज किया कि सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी वाहिद एक जरिया नहीं हो सकता आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए या आपको किसी जगह के लिए एलिजिबल करने के लिए। हमें परफॉर्मेंस बेस्ड चीजों पे आना पड़ेगा। क्या हम उसके ऊपर भरपूर तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये अलग बात है। जो सुमोटो की मिसाल देखिए तो हमने
पूरी कोर्ट से, हमने सुप्रीम कोर्ट से, हमने हाई कोर्ट से सुओ मोटो की पावर लेकर आईनी बेंच को एग्जैक्ट वही पावर थमा दी है। हमने उस पावर में कोई कमी बेशी नहीं की। ये ऐसा है कि एक शख्स से ये कह के ले लिया कि आप जुडिशियल एक्टिविज्म करेंगे और वही पावर एक और बंदे को दे दी जो अपना लगाया हुआ था। ऐसे में लोगों के ज़हनों में सवाल आएंगे और हमें जो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि जस्टिस शुड बी डन इन अ वे दैट नो मैन ऑफ प्रूडेंट इंटेलिजेंस शुड गो अवे हैविंग क्वेश्चंस इन हिज माइंड। तो ये सवालात तो उठेंगे और उठते रहेंगे। ठीक है, अब एहतशाम साहब, किया क्या जाना चाहिए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये 27वीं आईनी तरमीम का भी एक कहा जा रहा था कि जो इसमें इबहाम है या जो इसमें लैप्सेस है उसको दूर करने के लिए लाई जाएगी। उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि क्या मामला होगा? अब ना ये तो मेरा ख्याल है, ये देखें ना, ये तो बात माननी पड़ेगी कि हुकूमत ने अपने सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए बड़ी जल्दी में जिस अंदाज से इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, और एक तरफ फजल रहमान साहब से भी उनका झगड़ा चल रहा है, वो एक अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरी तरफ ये बातें हो रही हैं कि ये अदालतें कैसे ऑपरेट करेंगी। मंसूर अली शाह साहब आए दिन जो सीनियर जज हैं, पुणे जज हैं, वो अपनी एक बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके लिए अब यही तैयारी की जा रही है कि 27वीं आर्मी तरमीम की जाए, नहीं तरमीम की जाए। और इसमें जो इस तरह के सवालात आ रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट है, जजेस हज़रात में भी फ्रस्ट्रेशन है, और अदलिया पूरी जो है ना, जिस अंदाज से लोग कह रहे हैं कि किस्म की बदनामी हो रही है ना, आप देख लें 130वें नंबर से भी आप ऊपर चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप बैठ के इनको फैसला करना पड़ेगा कि सियासी अदाब भले हासिल। के वक्त खत्म हुआ जा रहा है, देखना ही 27वीं आईनी तरमीम का हम शोर देख रहे हैं, जिसकी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पाई जा रही हैं। ये कब दूर की जाएंगी और इस पर जो वजीर कानून है वो कब आकर इस पर डिस्कस करेंगे, चूँकि अदालतें भी इस मामले को लेकर अभी तक इबहाम का शिकार है, और केसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वो उसकी पेंडेंसी वाला जो एक मामला था उसको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा उस तरह से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।